हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का टैक्सेशन कैसे होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन जो आता है, जो डिस्प्यूट में रहता है कि सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे काउंट होगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग से ही ये डिटरमाइन होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने पे आपको लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने सबसे पहले बुकिंग करा, उसके बाद में आपको टॉप बिल्डर से अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की, आपको पोजीशन मिली, बीच में रजिस्ट्री भी होती है। तो कौन सी डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग को काउंट करें। साथ ही में ये भी जानेंगे कि अगर आप इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचते हो तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा, या फिर आपने इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अपना टैक्स बचाने के लिए किया है सेक्शन 54 और 54F में, तो उस केस में क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एलिजिबल होगी। एक इसी में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए रूल ये है कि 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए। तो क्या अगर मेरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का बिल्डर ने 3 साल में पूरा नहीं किया तो क्या फिर भी मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी। सर प्लीज बताइए। तो दोस्तों, आज इन्हीं क्वेश्चंस पे मैं आपसे बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इनकम टैक्स में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं बताने में आपको कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर आप बेच रहे हो तो उस केस में कैसे डील होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में कि अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के परचेज पर्पस से परचेज किया है तो उस केस में क्या होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स में जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसको लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, इसको एक राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाता है। कि एक परचेजर जो है, जिसने फ्लैट खरीदा है, जिसने प्रॉपर्टी ली अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके पास एक राइट है कि वो कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में उस अलॉटमेंट लेटर के बेस पे उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा। तो इसे राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाता है। लेकिन इसका टैक्सेशन सेम टू सेम लैंड एंड बिल्डिंग की तरह ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको बेचोगे तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपने इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को क्या पोजेशन से पहले बेचा है या पोजेशन के बाद में बेचा है। पोजेशन के बाद में बेचने का मतलब है कि पोजेशन मतलब कंस्ट्रक्शन उसका पूरा हो चुका है, वो आपने पोजीशन लिया और उसके बाद में थोड़े टाइम पीरियड में आपने बेच दिया। तो दोस्तों, अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की बुकिंग कराई और आपने उसको कंस्ट्रक्शन से पहले बेच दिया, तो अगर आपने उसको कंस्ट्रक्शन से पहले बेचा है तो दोस्तों उस केस में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की जिस दिन अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाती है वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा इन केस ऑफ जहां आपने उस अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को पोजीशन से पहले बेच दिया। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर उस फ्लैट को 1 जनवरी 2025 को बुक कराया और मेरी अलॉटमेंट आ गई जनवरी 2025 में, तो अगर मैं 2 साल होल्ड करके, मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल चलता है, और मैंने अगर 2 साल होल्ड कर लिया, उस डेट ऑफ अलॉटमेंट से 2 साल होल्ड कर लिया, तो मुझे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल जाएगा। और आप इस फ्लैट को जब अंडर कंस्ट्रक्शन को बेचोगे तो उस केस में आप एग्जेम्पशन भी क्लेम कर पाओगे। अब बात आती है सर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का फ्लैट है वो। अब उस मैं मान लेता हूं 1 करोड़ रुपए मैंने पूरे बिल्डर को दे दिए फॉर एग्जांपल, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है और वो फ्लैट में 2 करोड़ रुपए में बेच रहा हूं। तो 2 करोड़ मेरी सेल प्राइस हो जाएगी और जो पैसा मैंने बिल्डर को दिया है अभी तक, हो सकता है आपने कुछ कम दिया हो क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो वॉट एवर द अमाउंट विच हैज बीन पेड टू बिल्डर, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो उस केस में आपका जो 2 करोड़ माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट जो भी आपकी 1 करोड़ की बनेगी वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। कैलकुलेशन तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो कैपिटल गेन बनेगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 2 करोड़ में से 1 करोड़ मैंने माइनस किया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स कॉस्ट में 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए पे जो मुझे कैपिटल गेन देना है, इसको बचाने के लिए क्या सर मैं नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं जो सेक्शन 54 अलाउ करता है, या फिर 54F क्या बोलता है
कि अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा आपने कोई चीज बेची है और घर में इन्वेस्ट कर देते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो क्या सिर्फ 54 या 54F कौन सी सेक्शन इस केस में अप्लाई होगी? दोस्तों इस केस में 54F अप्लाई होता है। 54F ये बोलता है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई एसेट बेची है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को एक राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाता है और आपने पोजेशन से पहले ही उस फ्लैट को बेच दिया, इसका मतलब आपने एक राइट बेचा है, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बेची है। तो आपको 54F की एग्जेम्पशन मिलती है जिसके अंदर आपको पूरा सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना होगा अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो मेरे केस में क्योंकि मैंने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है तो आपको पूरे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचा और उसके ऊपर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को लगता है हमने घर बेचा है हम घर ही ले लेते हैं। तो घर बेच के घर लेने में तो क्या होता है, केवल गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। मतलब मेरा 2 करोड़ में से 1 करोड़ का गेन है तो मैं केवल 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर देता हूं तो सेक्शन 54 जो एप्लीकेबल होती है जहां केवल घर बेच के घर लेने पे हमें एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन का जो केस होता है दोस्तों, इसको लैंड एंड बिल्डिंग नहीं माना जाता और राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाता है और उस केस में आपको 54F मिलेगा, 54 नहीं मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ अलॉटमेंट से काउंट होगी। अब सर इसी फ्लैट को मैं पोजेशन के बाद में बेचता तो क्या चेंज हो जाएगा? अगर आप इसी फ्लैट को पोजेशन के बाद में बेचते हो, आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा होता है आपको पोजेशन मिलती है तो एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो बन के रेडी हो चुकी है तो वो घर का एग्जिस्टेंस मान लिया जाता है कि आपको पोजेशन मिल गया, आपके पास में घर आ गया तो वो आपका एक लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। अब अगर आप उसको बेचते हो तो दोस्तों उसको लैंड एंड बिल्डिंग मानेंगे और उसके ऊपर फिर आपको 54 मिल सकता है। 54 मिलने का मतलब सर अगर पोजेशन के बाद में आप प्रॉपर्टी को बेचोगे दोस्तों तो डेट ऑफ पोजेशन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगी अगर आपने उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में बेचा। तो सर आपका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लो आपने जनवरी 2025 में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराया, अब अगर आपने उसको 3 साल होल्ड किया, ठीक है, 25, 26 और 27, 2025 पूरा, 26 पूरा, 27 पूरा, 2 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया, कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले बेच दोगे तो राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाएगा, 54F अप्लाई होगा जिसमें पूरा कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन पोजेशन पूरा होने के बाद बेचोगे तो पोजेशन मिलने के बाद बेचोगे तो पोजेशन की डेट से आपका वापस से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जनवरी 2025 से काउंट नहीं होता है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस ही आपको जिस दिन पोजेशन मिला, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, वहां से माना जाता है। तो उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पोजेशन मिला 2028 की जनवरी में, तो जनवरी 2028 से वापस से आपको 2 साल पूरे करने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आना है। और अगर आपने जनवरी 2028 में पोजेशन मिलने के बाद में उसको अगर बेच दिया 2 साल के पहले तो वो शॉर्ट टर्म काउंट हो जाएगा और आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन जनवरी 2028 में जब आपको वो मिला, उसके बाद में अगर आप 2 साल होल्ड कर लेते हो 2030 तक और उसको बेचते हो तो फिर आप एग्जेम्पशन 54 के अंदर क्लेम कर सकते हो जिसमें आपको केवल कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है अंडर कंस्ट्रक्शन का, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इस बारे में थोड़ा सा अवेयर कराने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, ये तो हम समझ गए कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, अगर पोजेशन से पहले बेचेंगे तो राइट टू अक्वायर फ्लैट माना जाएगा, सेक्शन 54F में पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल गेन बचाने के लिए। अगर पोजेशन के बाद में बेचोगे तो पोजेशन की डेट से आपको वापस से 2 साल काउंट करने पड़ेंगे और उसको बचाने के लिए केवल कैपिटल गेन अमाउंट 54F में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये तो सर समझ में आ गया। लेकिन सर ऐसा क्या केस हो, मान लीजिए ऐसा कोई केस हो जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है हमारी और उस पे एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस केस में कैसे काउंट करेंगे कि किस दिन हमने वो प्रॉपर्टी ले ली है? डेट ऑफ अलॉटमेंट पे करेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्री पे होगा, पोजीशन पे होगा,
क्योंकि हो सकता है सर कंस्ट्रक्शन पीरियड बहुत लंबा हो, 3 साल 4 साल का हो। गुड़गांव बॉम्बे में बहुत लंबे लंबे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पुणे बैंगलोर में। तो सर उस केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 करोड़ रुपए की मेरी कोई प्रॉपर्टी बेची, उस पर मुझे 1 करोड़ रुपए का मान लीजिए कैपिटल गेन हो रहा है। अब इनकम टैक्स बोलता है अगर आपको कैपिटल गेन बचाना है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो आपको एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो सर अगर मैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मेरा कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा? दोस्तों बिल्कुल आपका कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा। अब इसमें दो चीज आती है कि सर मैंने अलॉटमेंट तो मान लो मुझे बिल्डर दे देता है अभी, लेकिन मेरी रजिस्ट्री बाद में होती है, पोजेशन बाद में मिलता है, तो भी क्या मुझे सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? दोस्तों बिल्कुल आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ अलॉटमेंट की डेट मान लिया जाता है कि आपने उस फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपको एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में अगर सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंस्ट्रक्शन का केस मान के 3 साल का पीरियड आपको मिलेगा। और इस पे एग्जेम्पशन क्लेम करने का बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आता है दोस्तों, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने जितना पेमेंट आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक कर दिया है बिल्डर को, उतना तो एक एग्जीबिशन क्लेम कर लीजिए, बाकी का पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा लीजिए, और जो भी इंस्टॉलमेंट आगे बिल्डर डिमांड करे वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से आप पेमेंट कीजिए। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको आसानी से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, अज्यूमिंग दैट कि डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और ही आता है कि सर ये जो होम लोन से अगर हमने कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो भी क्या हमें एग्जेम्पशन मिलती है? दोस्तों इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट होम लोन के अमाउंट से भी करते हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कंस्ट्रक्शन 3 साल से ज्यादा चला तो भी क्या हमें एग्जेम्पशन मिलेगी, या फिर क्योंकि बिल्डर की वजह से हम तो पूरा पैसा दे चुके होते हैं? तो दोस्तों इस पे भी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर एसएससी ने पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया है, पेमेंट हो चुका है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, कुछ फाइनल टच वगैरह बाकी है, और डिले बिल्डर की वजह से है, एसएससी का तो उसमें कुछ हाथ है ही नहीं, बिल्डर ही बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने वाला है, तो जनरल केसेस में आपको एग्जेम्पशन आसानी से मिलेगी। लेकिन दोस्तों हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, लेकिन जनरली अगर थोड़ा सा डिले होता है, कुछ फाइनल फिनिशिंग बाकी है बिल्डिंग में, और आपका कोई बियॉन्ड कंट्रोल है, आपकी कंट्रोल में नहीं है वो चीज, आप अपना पूरा पेमेंट कर चुके हो, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके जरूर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, आप मुझसे पर्सनली वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।